जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 23 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि ओलंपिक खेलों के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है। तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है माइकल फेल्प्स ने। और ये हैं कौन? तो अमेरिका के एक महान तैराक हैं यानी कि स्विमर हैं। और इन्होंने अभी तक ओलंपिक खेलों में कुल मिलाकर के 23 स्वर्ण पदक जीता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है यानी कि स्वर्ण, रजत और कांस्य को मिला करके, तो वह भी जीता है माइकल फेल्प्स ने। इसकी संख्या है 28। और माइकल फेल्प्स के नाम एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक का भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड भी है माइकल फेल्प्स के नाम पर। और जो बीजिंग वाला ओलंपिक आपका हुआ था 2008 में, कहाँ पर? चाइना में। तो उसमें इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते थे। सबसे अधिक टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीते हैं? तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर उत्तर दिया था। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मार्गरेट कोर्ट। हालांकि अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया की ये एक महान टेनिस खिलाड़ी थी और इन्होंने कुल मिलाकर के 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 23 के साथ सेरेना विलियम्स ये दूसरे स्थान पे हैं। उसके बाद में अगर हम लोग पुरुषों में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जीता है रोजर फेडरर ने, जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीते हैं 20। तो आपको थोड़ा सा प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन जीता, तो क्या आप बताएंगे? मार्गरेट कोर्ट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा किसने जीता, तो भी आप बताएंगे मार्गरेट कोर्ट। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि पुरुषों में सबसे ज़्यादा किसने जीता, तब आप बताएंगे रोजर फेडरर। बर्लिन की दीवार, तो बर्लिन राजधानी है जर्मनी की। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरे जर्मनी के साथ साथ बर्लिन को भी, जो भी यहाँ पर विजेता देश रहे थे, उन्होंने आपस में बांट लिया था। और यहाँ पर बर्लिन यानी कि राजधानी में एक दीवार बना दी थी। और ये दीवार आपकी गिराई गई थी कब? 9 नवंबर 1989 को। तो ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर 1989 को ये गिराई गई थी। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूस की क्रांति की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्रांति चली थी 6 वर्षों तक। 8 मार्च 1917 से ये प्रारंभ हुई थी और आपकी 16 जून 1923 में जाकर के ये समाप्त हुई थी। तो ध्यान रखिएगा रूस की क्रांति के बारे में। चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमारे स्टार से संबंधित है। जो हमारे व्हाइट डॉर्फ होते हैं यानी कि तारों की अंतिम अवस्था, वह किस स्थिति में बनेगी, इसके बारे में हमारे भारत के वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी के द्वारा बताया गया था और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आपको इनका नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। और बात करते हैं जीका वायरस की। तो जीका वायरस संचालित होता है एडीज एजिप्टी मस्कीटो, जिसे हम लोग टाइगर मस्कीटो के नाम से भी जानते हैं। और ये मच्छर बहुत ही ज़्यादा खास है। खास क्यों है? क्योंकि जीका के साथ साथ डेंगू, चिकनगुनिया या जो आपका येलो फीवर होता है, इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है ये एडीज मच्छर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये रहा कल के प्रश्नों का उत्तर। आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। और ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल ऐप के ऊपर क्विज दिया था। तो अंकुश राज जी रहे थे पहले स्थान पे, राजेश यादव, देवराज मीना, ऋतुराज मेहता, राजकुमार आनंद, प्रवीण कुमार, शुभ, संतोष कुमार, युवराज पांडे और नीलेश यादव। तो ये रहे थे टॉप 10 में। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आप टेलीग्राम पर केवी गुरुजी से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप kvguruji.in पर विजिट करिए। वहां पर भी आप पीडीएफ अपने अनुसार जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गैंडा दिवस कब मनाया जाता है। बात हो रही है यहाँ पर जो हमारा राइनो डे है इंटरनेशनल, उसकी। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब गैंडा दिवस है, जैसे अगर लायन दिवस होगा तो जाहिर सी बात है कि लायन के संरक्षण के लिए, वैसे जैसे गैंडा दिवस है तो जो हमारे राइनो हैं उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
और राइनो की पूरी दुनिया में 5 प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं। एक हमारा होता है ब्लैक राइनो, एक हमारा होता है व्हाइट राइनो, एक हमारा होता है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। इसे हम लोग इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो भारत में सबसे ज़्यादा ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में मिलते हैं। वैसे एक सींग वाले गैंडे आपको पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 5 प्रजातियों की बात की हमने, ब्लैक, व्हाइट, ग्रेटर वन हॉर्न, सुमात्रन और आपकी है जावा। तो इन सभी के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर दक्षिण अफ्रीका के द्वारा वर्ष 2010 में इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर। तो ये इस बार की थीम है, यानी कि जो हमारे गैंडे की कुल मिलाकर के 5 प्रजातियां हैं, इनका संरक्षण हमको करना है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीत लिया है सर्बिया के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो फाइनल मुकाबला जो हुआ इस इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का, तो वह खेला गया सर्बिया के नोवाक जोकोविच और अर्जेंटीना के डिएगो स्वार्टमैन के बीच में। और इसमें एक तरफा मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने मात्र 2 सेटों में ही इनको 7-6 और 5-3 से हरा दिया। तो ये हमने बात कर ली पुरुष एकल की। अब बात करते हैं महिला एकल की। तो महिला एकल का जो फाइनल है ये रोमानिया की सिमोना हालेप और चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच में खेला गया और इसमें विजेता रही सिमोना हालेप। सिमोना हालेप का नाम सुनकर के हो सकता है आपको कुछ याद आया हो। पिछले वर्ष जो विंबलडन यानी कि जो तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, इसका खिताब जीता था सिमोना हालेप ने। तो ये रोमानिया की खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने हरा दिया कैरोलिना प्लिस्कोवा को। और टेनिस का जब भी नाम आए तो आपको ग्रैंड स्लैम के बारे में याद रखना है। और अभी हमारा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट समाप्त हुआ है, जिसके पुरुष एकल का खिताब जीता ऑस्ट्रिया देश के डोमिनिक थीम ने और महिला एकल का खिताब जीता है जापान की नाओमी ओसाका ने। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के लिए पहला फेरी जहाज सेवा MCP लिंज लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है मालदीव के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमारे जो PM है वह गए थे मालदीव की यात्रा पर और उस दौरान उन्होंने माले से केरल के बीच में एक फेरी सेवा की शुरुआत की थी। तो फेरी सेवा का मतलब यहाँ पर यह था कि छोटी मोटी नौकाएं हमारी चलेंगी। और अब फाइनली जाकर के जो हमारे शिपिंग मंत्री हैं मनसुख मांडविया और मालदीव के परिवहन इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री हैं एहसास नाहुला, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से भारत और मालदीव के बीच में जो जहाजें होती हैं उनके लिए MCP लिंज को लॉन्च किया गया। तो इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होगा? इसका मुख्य रूप से कार्य होगा कि जो हमारे देश में बंदरगाह हैं कौन कौन से, एक तो हमारा है तूतीकोरिन और एक हमारा है कोचीन। तो यहाँ से माल की सप्लाई मालदीव के कुल्हू धुफूसी एयरपोर्ट पर पोर्ट पर और जो वहाँ की राजधानी माले है वहाँ के पोर्ट पर जहाज़ों का आवागमन शुरू हो जाएगा। तो इससे दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उसको भी और अच्छी तरीके से बढ़ावा मिलेगा। मालदीव देश की बात करते हैं तो ये हिंद महासागर में स्थित एक बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है। ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। राजधानी जैसा कि मैंने आपको बताया माले में है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह। मुद्रा यहाँ की है मालदीवन रुपया और यहाँ की संसद का नाम भी आप याद रखिएगा पीपल्स मजलिस, ये यहाँ की संसद का नाम है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो का मतलब यहाँ आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है लोगो जो हमारा होता है, तो लोगो और उसके गाने को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट है क्या? तो जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे कि असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी के जो भी हस्तशिल्प के उत्पाद हैं, हथकरघा है या फिर जैविक उत्पाद हैं,
उन सभी को बढ़ावा देने के लिए यह भारत के विभिन्न स्थानों में आयोजित किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, तो इसीलिए आयोजित किया जाता है। तो इस वर्ष का यानी कि 2020 का जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम है, ये 27 सितंबर को उद्घाटन इसका किया जाएगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, तो इनके द्वारा अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लिए लोगो और इसके सॉन्ग का अनावरण किया गया, यानी कि इसको लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं कि इससे पहले इसका आयोजन कहां पर हो चुका है, तो 2018 में चंडीगढ़ में हुआ था और 2019 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो आप ये भी सोचेंगे कि इस बार इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस बार इसका आयोजन ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल किया जाएगा। कोविड-19 के कारण कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है जहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सितंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर और 9 राज्य मार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो कहां पर किया होगा? बिहार में है चुनाव, तो वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बिहार राज्य में कुल मिलाकर के 9 हाईवे प्रोजेक्ट और बिहार राज्य के जो भी गांव हैं उन गांवों को ऑप्टिकल केबल फाइबर के द्वारा जोड़कर इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है। ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है उसके द्वारा 2018 या 17 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था भारत नेट। और भारत नेट का काम क्या है? हमारे देश में जो भी ग्राम पंचायतें हैं उन सभी को हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करना। तो ये स्कीम शुरू हुआ था और आप कह सकते हैं उसी के अंतर्गत घर तक फाइबर योजना यहाँ पर शुरू की गई है। बिहार राज्य की बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें अभी यहाँ पर लॉन्च की गई हैं या फिर उनका उद्घाटन किया गया है, जैसे कि पीएम के द्वारा बिहार राज्य में ही पीएम मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया और फिश ऑन व्हील्स को भी लॉन्च किया गया। दरभंगा यहाँ का एक जिला है जहाँ पर एक नए एम्स का निर्माण किया जा रहा है। पीएम के द्वारा अभी 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन कई वर्षों के बाद यहाँ पर किया गया, जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर, और पहली किसान पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर तक चली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की पटना है, राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लोकसभा में यहाँ की 40 सीटें हैं, राज्यसभा में है 16 सीटें, विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में यहाँ की हैं 75 सीटें। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल, उच्च न्यायालय यहाँ का है पटना में। राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि, टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि यानी कि ये टाइगर रिजर्व भी है, राष्ट्रीय पार्क भी है। सरैया मैन, बरेली झील सलीम अली, कुशेश्वर स्थान और उधवा झील यहाँ के पश्चिमी बिहार हैं, और एक प्रमुख मंदिर आपको मिलेगा बोध गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक टेक्निकल ग्रुप का गठन किया है, तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं हर्ष कुमार भनवाला। नाम इनका याद आया? तो ये हमारे थे नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष। अब हालांकि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? GR चिंतला। तो यहाँ पर सेबी के द्वारा इन्हीं की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक टेक्निकल ग्रुप का गठन किया गया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या? तो आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था आपको कि सेबी के द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के गठन के लिए जो भी दिशा निर्देश हैं उनके लिए इसात हुसैन महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब? ये बात है शायद मार्च या अप्रैल की, क्योंकि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इस वर्ष के बजट में घोषणा की गई थी। और इसका मुख्य रूप से काम क्या होगा? तो इस समिति का काम होगा कि जो भी हमारे देश में NGO हैं यानी कि ऐसे संगठन हैं जो कि लोगों के वेलफेयर में काम कर रहे हैं, उनके सोशल ऑडिट और सोशल प्रभाव से जुड़े हुए जो भी प्रदर्शन हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जो पहलू हैं, उनके लिए एक बेहतर फ्रेमवर्क विकसित करने का काम
यहाँ पर हर्ष कुमार भनवाला समिति को दिया गया है। सेबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और 30 जनवरी 1992 को इसे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का दर्जा दिया गया था। अच्छा, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब भी मैं सेबी के बारे में बताता हूं तो मैं आपको यहां पर इसकी स्थापना की 2 डेट बताता हूं। अब ये 2 डेट अलग अलग क्यों है, यानी कि 2 बार कैसे स्थापना हुई थी? तो देखिए, एक स्थापना होती है जो सिंपली यहां पर कर दी जाती है, यानी कि किसी का गठन कर दिया गया, तो सिंपली इसका गठन कर दिया गया था 12 अप्रैल 1988 को। 30 जनवरी 1992 को एक आया था सेबी एक्ट, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो सेबी एक्ट था वह इसे एक कार्यकारी निकाय का दर्जा देता है। जब भी हम लोग एक कार्यकारी निकाय के बारे में बात करते हैं तो वह एक ऐसा निकाय होता है जो कि सरकार के द्वारा एक आदेश के माध्यम से ही हो जाता है। जैसे कि आप बात करते हैं नीति आयोग की, या फिर इससे पहले जो हमारा योजना आयोग था, इन सभी का गठन संसद में कोई एक्ट पास करके नहीं किया जाता है। जो हमारी सरकार होती है वही एक्ट पास करके इनका गठन कर देती है। मुख्यालय आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं अजय त्यागी। और बाकी मैंने आपको कुछ अन्य लोगों के बारे में भी बताया था, जैसे कि कई सारी समितियां अभी गठित की गई हैं। बीके पॉल, तो जो हमारे कोविड-19 के वैक्सीन का वितरण होगा उसके लिए बीके पॉल की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। राजेश पंत जी की बात करते हैं तो चीन की कंपनी के द्वारा जो जासूसी की गई है उसको यहाँ पर कानूनी वैधता को जांच करने के लिए या उसके पीछे का कारण क्या था, उसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। और केबी कामत की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया है वह आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किसके द्वारा आइस शीट मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जारी किया गया? तो ये रिपोर्ट जारी किया है नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब नाम में इसके आप देख सकते हैं आइस शीट मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट। तो वर्ष 2019 की बात है। उस समय इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कुछ आगामी खतरों के बारे में बताया था। तो अभी नासा के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो हमारा ग्रीनलैंड है और इसके अलावा अंटार्कटिका है उसकी बर्फ जैसे पिघल रही है इस समय ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसके कारण 2021 नहीं होगा, ये होगा हमारा 2100। जैसे ये चल रहा है 2020, उसी प्रकार से आज के 80 वर्ष बाद जो समुद्र का जल स्तर होगा उसमें 38 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। तो ये बताया है अपनी रिपोर्ट में नासा ने। अब ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा तैयार की गई? तो रिपोर्ट को तैयार किया है अमेरिका की एक आइस साइंटिस्ट है जिनका नाम है सोफी नोविक। तो इनकी अध्यक्षता में कुल मिलाकर के 60 वैज्ञानिकों की एक टीम थी जिनके द्वारा किए गए शोध के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। बात करते हैं वैसे अगर हम लोग नासा की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में और यहीं पर आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का भी मुख्यालय मिलेगा। अध्यक्ष कौन है? तो जिम ब्रिडेनस्टीन इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, ई पीक पहाड़ी ऐप किस राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये ऐप काम क्या करेगा जिसका नाम ई पीक पहाड़ी, तो ये मराठी भाषा का एक शब्द है और इस ऐप का मुख्य रूप से काम होगा कि जो भी महाराष्ट्र के किसान हैं उन किसानों के जो भी उत्पाद होते हैं उन उत्पादों का सही दाम दिलाया जाए और इसके अलावा उन लोगों के लिए एक बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाए जहां पर जाकर के वह अपने अनाज को बेच सकते हैं। और आप इस समय वैसे देख रहे होंगे कि किसान बिल को लेकर के हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसमें गलती पूरी होती है सरकार की, क्योंकि अगर विपक्ष को किसी बात पे आपत्ति है तो सरकार को उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब लोग केवल खुशी मनाते दिखते हैं जो भी सरकार के लोग हैं, और विपक्ष उसी को लेकर के यहाँ पर मुद्दा बनाता है या फिर आप कह सकते हैं कि लोगों को लेकर के इस प्रकार का विरोध करता है। तो इसमें सारी गलती वैसे होती है सरकार की। बात करते हैं अगर हम लोग ई पीक पहाड़ी ऐप की, तो ये मोबाइल ऐप जो है वह टाटा ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। अब महाराष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि एमएसएमई इकोसिस्टम के लिए इन्होंने सिडबी के साथ समझौता किया, मेरा परिवार मेरा दायित्व अभियान शुरू किया, पहली किसान रेल यहाँ से चली थी,
बिहार के लिए। 5 स्टार ब्लेज स्कीम जो शुरू की गई है पूरे भारत के लिए, वह पायलट बेसिस पर महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। मैग्नेट प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया। भारत एयर फायर सर्विसेज का उद्घाटन यहाँ पर हुआ। पूर्व सीएम शिवाजीराव पाटिल का निधन हो गया। इनके द्वारा अगले 1 वर्षों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहन जो है उसे एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है। और बाला साहब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत इनके द्वारा की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी राजधानी की बात करते हैं तो समर में राजधानी होती है मुंबई में, जो कि विंटर में जाकर के हो जाती है नागपुर में। राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे। लोकसभा में 48 सीटें, राज्यसभा में यहाँ की हैं 19 सीटें, विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में है 78 सीटें। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं दीपांकर दत्ता और उच्च न्यायालय यहाँ पर आपको मिल जाएगा मुंबई में। राष्ट्रीय पार्क यहाँ के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। गुगामल, संजय गांधी, जवाहरलाल नेहरू पेंच, चंदौली, नावेगांव और तड़ोबा। 5 यहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व भी मिलेंगे, जैसे कि बोर है, नावेगांव नगजीरा है, तड़ोबा अंधेरी है, मेलघाट और सह्याद्री है। इसके अलावा जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 3 आपको मिल जाएंगे महाराष्ट्र में, गरुड़ेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर। इसके अलावा प्रसिद्ध सिद्धि विनायक का मंदिर, श्री साईं बाबा का मंदिर और शनि सिंगनापुर का मंदिर भी आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में। रामसर स्थल यानी कि आर्द्रभूमि यहाँ पर है एक, जिसका नाम है नंदूर मधमेश्वर और इसको इसी साल मान्यता मिली है। सितंबर 2020 में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है HDFC बैंक के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो वीडियो केवाईसी सुविधा का मतलब होता क्या है? देखिए, जब आप लोग किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको एक केवाईसी का फॉर्म भरना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको अपने आधार और पैन कार्ड को वेरीफाई करवाना पड़ता है, यानी कि उसकी कॉपी भी जमा करनी पड़ती है। तो जैसे सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा हमारे देश में वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू की गई थी, उसी प्रकार से अब HDFC बैंक ने भी वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू की है। यानी कि आप घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर अपनी केवाईसी की डिटेल बैंक को दे सकते हैं और अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी HDFC बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। MD और CEO इसके हैं आदित्य पुरी, जो कि भारत के किसी बैंक के सबसे अधिक समय तक CEO के रूप में कार्य कर चुके हैं और इनका स्थान लेंगे शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक के द्वारा अभी किसान सौर चक्र क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आदित्य पुरी को अभी एक अवार्ड मिला है और उस अवार्ड का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम पर्यवेक्षक के रूप में किन 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है? तो 2 की बात हो रही है। तो कुमुदिनी त्यागी जी है पहली और दूसरी है रीति सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट होगा। अब पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर मामला हुआ क्या है। देखिए, नौसेना में भी हमारे पहले से महिला अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन कभी भी जो हमारी ये महिला अधिकारी होती थी उनको तट से दूर किसी प्रकार के विमान में या किसी प्रकार के युद्धपोत में नहीं भेजा जाता था, क्योंकि महिलाओं के लिए जो जहाज होते थे वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी और इसीलिए महिलाओं की निजता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के किसी भी मिशन में या तट से दूर किसी भी प्रकार के जहाज में इनको नहीं भेजा जाता था। लेकिन अब जाकर के भारतीय नौसेना में ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 लोगों को, एक तो हमारी है SLT कुमुदिनी त्यागी और एक हमारी है सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। तो इन दोनों को यहाँ पर जो हमारे एयरबॉर्न, जो हमारे क्या नाम है, हेलीकॉप्टर स्ट्रीम होते हैं, उनमें एयरबॉर्न टेक्नीशियन के रूप में नियुक्ति मिली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नौसेना में या हमारी अन्य सेनाओं में महिलाओं की बात करते हैं तो इसी साल मैंने आपको बताया था कि नौसेना की पहली महिला पायलट बनी थी शिवांगी सिंह, जो कि हैं बिहार की। भारतीय तटरक्षक बल में पहली महिला DIG बन गई हैं नुपुर कुरश्रेष्ठ, ये भी इसी वर्ष बनी हैं। और फाइटर प्लेन उड़ाने वाली भारत की पहली महिला है अवनी चतुर्वेदी, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत द्वारा किस देश को 2 डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन की डिलीवरी दी गई है? तो ये डिलीवरी मिली है किसको? पड़ोसी देश हमारे नेपाल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए
करेक्ट होगा। तो हालांकि नेपाल के साथ में हमारे जो संबंध है वो बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि इस समय ये थोड़ा सा चीन की भाषा बोलते हैं और इनके जो पीएम हैं, क्या नाम है उनका, केपी शर्मा ओली, वो तो अयोध्या को बता दिए थे नेपाल में। तो रिश्ते तो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन भारत के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, और इसीलिए हमारे चेन्नई में जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है, यहाँ पर बनाई गई 2 आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन की डिलीवरी दी गई है नेपाल देश को। तो कोंकण रेलवे के द्वारा नेपाल की जयनगर कुर्था ब्रॉड गेज लाइन के लिए इन दोनों डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन की डिलीवरी दी गई है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिसंबर से हमारे देश से नेपाल के लिए ट्रेन सेवा भी शुरू हो जाएगी। तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। बाकी अगर हम लोग नेपाल की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की काठमांडू है, पीएम यहाँ के हैं केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और इसी वर्ष नेपाल के हमारे नए राजदूत भी बने हैं, जिनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने गूगल के साथ अपने क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए साझेदारी की है? तो ये हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो हमारा मेन बैंक है, जैसे कि इसके कई सारे उत्पाद होते हैं, उसी में एक होता है एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड के द्वारा यहाँ पर गूगल के साथ में समझौता किया गया है। और इस समझौते के अंतर्गत होगा क्या? तो इस समझौते के अंतर्गत जो आपके गूगल का एक पेमेंट गेटवे है जिसका नाम है गूगल पे। तो गूगल पे में अगर आपके पास में एसबीआई का कार्ड है जो कि वीजा प्लेटफॉर्म के द्वारा इशू किया गया है, तो उस कार्ड का उपयोग आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कर सकते हैं। और इसी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गूगल के साथ में समझौता किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1955 में ये राष्ट्रीयकृत हुआ था। मुख्यालय इसका है मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं रजनीश कुमार। एमडी आपको मिल जाएंगे 4। कौन कौन से हैं? एक तो हमारे अरिजीत बसु, एक हमारे हैं चल्ला श्रीनिवास शेट्टी, एक हमारे हैं यहाँ पर दिनेश खारा जो कि संभवतः अगले अध्यक्ष भी बनेंगे, और एक अभी बने हैं अश्विनी भाटिया। तो 4 एमडी आपको मिलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी महिला आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पर? असम राज्य में, जिसके अंतर्गत इनके द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको ऋण दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन भी शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा जो यहाँ पर बैंक में न्यूनतम खाता के लिए पेनल्टी लगता था उसको भी माफ कर दिया है। एसएमएस शुल्क को भी इन्होंने कोविड-19 के मद्देनजर माफ किया है। तो ये सारी चीजें आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से याद रखनी है। चलिए चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए 600 करोड़ रुपए को मंजूरी मिल गई है। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस योजना के अंतर्गत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर होते हैं, यानी कि जो आपके फेरी लगाने वाले होते हैं, उन लोगों को 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जिससे वह अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं सरकार भी कभी कभी मजाक करती है, मतलब 10,000 रुपए में कौन सा वो बिजनेस करेंगे। हालांकि फेरी लगाते हैं तो आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो वो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए 600 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। और ध्यान रखिएगा, ये जो योजना है हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी। तो इनके द्वारा अभी एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ जिसको इन्होंने संबोधित किया। तो वेबिनार का नाम क्या था? वेबिनार का नाम था यूज चैलेंजेस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19। ये इसका रहा था वेबिनार का नाम। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो इडापड्डी के पलानीस्वामी जी यहाँ के सीएम हैं। और उन्हीं के द्वारा लोगों को राशन मुहैया कराने के लिए, यानी कि जो दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं उनको राशन मुहैया कराने के लिए अम्मा मोबाइल राशन शॉप को लॉन्च किया गया है। अम्मा के नाम से कौन फेमस था तमिलनाडु में? जयललिता जी। तो उन्हीं के नाम पर इस मोबाइल राशन शॉप को लॉन्च किया गया है। बाकी एक और प्रश्न जान लेते हैं HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो HCL टेक्नोलॉजीज जो कि हमारे देश की एक टेक कंपनी है, इसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया की एक IT क्षेत्र की कंपनी है जिसका नाम है DWS। तो इस कंपनी का अधिग्रहण किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी परीक्षा के लिए
थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, करंट अफेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको सबसे पहले करंट अफेयर में जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सबको डेली करंट अफेयर में अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और किसी भी प्रकार की आप करंट की तैयारी कर लें तो 80 से 90% से ज़्यादा प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी कल ही आपको पेपर दिखाया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा था, RO के पेपर का वीडियो देख सकते हैं। और अब जो हमारे सामान्य एग्जाम होते हैं उनमें भी आपको UPSC लेवल के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ही धैर्य के साथ में और बहुत ही इत्मीनान के साथ में आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, अगर करंट में आपको अपना स्कोर बेहतर करना है। और मेरे हिसाब से पूरे यूट्यूब के ऊपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करंट अफेयर की सबसे बेहतर क्लास मेरे अलावा और कहीं पर नहीं मिलेगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कई सारे लोग हैं मुझसे बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं इस समय पूरे यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतर पढ़ा रहा हूँ। ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम होते हैं उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आधार पर। चलिए, ज़्यादा तारीफ हो गई, आज के प्रश्न जान लेते हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पर केमिकल एलिमेंट की, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रॉयटर्स, जो कि एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय आपको किस देश में मिलेगा? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? एशियाई खेलों में सबसे पहली बार किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता था? 4 जनवरी को किस देश का स्वतंत्रता दिवस होता है? और भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? और ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न मैं खुद नहीं बनाता हूँ, ये सारे आपकी RRB NTPC में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर पूछता हूँ। तो वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 1 से 2 दिनों में मेरी यह योजना है कि दिसंबर 2019 से लेकर के हम लोग करंट अफेयर के रिवीजन को भी शुरू कर दें और इस प्रकार से रिवीजन करते रहें। साथ ही साथ स्टैटिक जीके की भी योजना है कि स्टैटिक जीके के जो भी बचे हुए टॉपिक हैं उनको भी हम लोग धीरे धीरे करके समाप्त करते हैं। तो आई होप आपके जो भी आगामी पेपर हैं वो बेहतर होंगे और करंट अफेयर्स में मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आपको मैं यहाँ पर 90% से ज़्यादा स्कोर करवा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।